अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र चीफ जस्टिस के दबंग अहकामात का। जस्टिस गुलजार अहमद ने मुल्क भर में 120 नई एहतसाब अदालतें बनाने का हुक्म दे दिया है। पहले से कायम अदालतों को जेरे इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने की हिदायत भी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 1226 रेफरेंसेस 20 साल से जेर इल्तवा है। निपटाने में तो 1 सदी लग जाएगी। क्यों ना नैब अदालतें बंद करके नैब कानून को गैर आईनी करार दे दिया जाए। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। मुल्क में करप्शन ज्यादा है और मुकदमात निपटाने के लिए अदालतें कम, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में 120 नई नैब कोर्ट्स बनाने का हुक्म दे दिया। लाखड़ा कोल माइनिंग प्लांट आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान बड़ा फैसला आने पर एहतसाब और इंसाफ के निजाम में बड़ी हलचल। मौजूदा सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जस्टिस गुलजार अहमद ने सवाल उठाया कि नैब क्या अपने कानून की अमलदारी में संजीदा भी है, फैसले क्यों नहीं हो रहे। 1226 रेफरेंसेस 20 साल से जेर इल्तिवा हैं। इन्हें निपटाने में तो 1 सदी लग जाएगी। क्यों ना नैब अदालतें बंद करके नैब कानून को गैर आईनी करार दे दिया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने करप्शन के जेर इल्तिवा मुकदमात का फैसला 3 माह में करने की हिदायत कर दी। 5 एहतसाब अदालतों में जजेस की तयनाती भी 1 हफ्ते में करने का हुक्म। अदम तामील पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी कर दिया। अदालत ने कहा, करप्शन केसेस जल्द से जल्द निपटाने के लिए क्या करना चाहिए। चेयरमैन नैब तजावीज दें। आइंदा हफ्ते की समाअत में अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और सेक्रेटरी कानून को तलब भी कर लिया गया है। एहतसाब अदालतों में नैब के दर्जनों मुकदमात ज़ेरे इल्तवा है। कई अरब रुपए के मुकदमात में नामी ग्रामी सियासी शख्सियात पर इल्जामात भी हैं। इन तमाम मुकदमात में लूटी गई रकम की कुल मालियत 900 अरब रुपए बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के मुकदमात 30 दिन में निपटाने का हुक्म दिया है, मगर जमीनी हकायक देखें तो चाहे इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत हो या सूबाई दारुल हुकूमतों की, दर्जनों मुकदमात कई महीनों और कुछ तो कई बरसों से जेरे इल्तिवा हैं। इनमें कई हाई प्रोफाइल केस भी हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसहाक डार, शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, ये सब के सब नैब के मुल्जिम हैं और इनके खिलाफ रेफरेंस कहीं तफ्तीश के मराहिल में हैं तो कहीं अदालतों में जेरे इल्तिवा हैं। चौधरी शुगर मिल्स में नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर 2 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। तूशाखाना केस में तो नवाज शरीफ को पेशी का आखिरी मौका देते हुए इश्तिहार भी जारी किया गया है। इसी केस में आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। साबिक सदर और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस भी कई माह से जेरे समाअत है। आसिफ जरदारी पर इस वक्त तक 6 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन के मुकदमात कायम हैं, जबकि 50 अरब की करप्शन के मजीद रेफरेंस दायर होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं में डॉक्टर आसिम हुसैन, शर्जील मेमन, सिराज दुर्रानी, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ भी नैब के रेफरेंस कायम हैं। किसी पर अरबों की करप्शन का इल्जाम है तो किसी पर आमदन से जायद असासों का। अदालतों में जेरे इल्तिवा नैब के तमाम मुकदमात में लूटी गई रकम की कुल मालियत 900 अरब रुपए बनती है। नैब ऑर्डिनेंस के तहत हर रेफरेंस का फैसला 30 दिन में होना लाजिम है, मगर ये ऐसा कानून है जिस पर कभी अमल ना हुआ। ना ही अदालतों ने कभी 30 रोज में फैसला ना होने की निशानदेही की और ना ही नैब ने कभी 30 दिन में फैसला ना होने पर कोई एतराज किया। तहलका खेज खबर पर मजीद बात करते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, रेफरेंस ज्यादा हैं और अदालतें कम, क्या यही वजह है 30 रोज में फैसला ना आने की? जी देखें, वजूहात तो बहुत है, लेकिन हकीकत यह है कि 20 साल बने हो चुके हैं नैब को, लेकिन इन 20 सालों में अभी भी नैब की एक सेक्शन इस ऑर्डिनेंस में ऐसी है, एक कानून ऐसा है जिस पर एक बार भी अमल दरामद ना हो सका। और हम बात कर रहे हैं नैब ऑर्डिनेंस में शामिल सेक्शन 16A की, जिसमें यह साफ लिखा गया था कि जो भी नैब रेफरेंस दायर होगा उसका 30 दिन के अंदर फैसला लाजमी होगा, लेकिन 20 सालों में एक बार भी ऐसा ना हो सका। इस सेक्शन में यह भी कहा गया था कि हर रेफरेंस का रोज की बुनियाद पर उस पर समाअत होगी ताकि 1 महीने के अंदर फैसला हो सके। लेकिन हमने देखा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस नैब की जानिब से आया था एवनफील्ड, उसके अलावा किसी भी रेफरेंस में आज तक रोजाना की बुनियाद पर समाअत भी ना हो सकी। हकीकत यह है कि 1 माह के दौरान एक ही बार किसी रेफरेंस की बारी आती है समाअत के लिए, क्योंकि रेफरेंसेस की तादाद एक तो बहुत ज्यादा है, दूसरा नैब की जानिब से भी आज तक कोई ऐसा
शानदार मौक़िफ़ किसी अदालत के सामने नहीं अपनाया गया कि 30 दिन के अंदर फैसला किया जाए, और ना ही अदालतों की जानिब से शायद इसलिए ऐसे कोई अहकामात सामने आए क्योंकि अदालतें भी शायद इसको काबिल अमल नहीं समझती, क्योंकि एक तो हर रेफरेंस में मुल्ज़मान की तादाद 20-30 या इससे भी ज़्यादा होती है और तमाम की हाज़िरी पूरी करना और उनकी जो लीगल कार्रवाई होती है उसको पूरा करने में ही कई महीने लग जाते हैं। और खुद नैब की अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से कोई हतमी रेफरेंस दायर ही नहीं किया जाता। 90% जो रेफरेंस अभी दायर किए गए हैं हालिया बरसों में नैब की जानिब से वो इंटरिम रेफरेंस थे। अदालत को यह कहा जाता है फिलहाल ये है हम इस पर मजीद तफ्तीश भी करेंगे और हतमी रेफरेंस फाइल करेंगे। और हतमी रेफरेंस फाइल होने में अभी LNG की अगर हम बात करें 7 माह गुजर चुके हैं, नैब अभी सिर्फ मोहलत ही मांग रहा है। ऐसे दर्जनों मुकदमात हैं जिनमें हतमी रेफरेंस नहीं दायर किया जाता और उन पर ना तो समात आगे बढ़ती है ना कार्रवाई आगे बढ़ती है। जाली अकाउंट स्कैंडल की हम बात करें, सबसे बड़ा स्कैंडल हालिया बरसों में सामने आने वाला। 1 साल के दौरान 10 रेफरेंस दायर हुए, एक में भी 1 साल में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। 30 दिन के अंदर फैसला तो क्या होता, फर्द जुर्म तक पहुंचने में ही कई साल लग जाते हैं। इसी तरह पिछले 6 सालों के दौरान इस्लामाबाद की 2 एहतसाब अदालतों में ऐसे कई रेफरेंसेस हैं, 100 से ज़्यादा अब तादाद हो चुकी है जो कि ज़ेर समात ही हैं। और कोई अगर हम काबिल जिक्र मुकदमात की बात करें जिनका फैसला हुआ तो वो मजारबा के 2-3 रेफरेंसेस थे। और उसके अलावा सूरत हाल काफ़ी मुश्किल है। अब देखना यह है कि आगे चलकर इम्प्लीमेंट किस तरह से होगा। सुहेल, आपका बेहद शुक्रिया। खबरों में आगे दिखाएंगे, हर धर्म भारत राह फरार इख्तियार करने लगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एहतसाब अदालतों के हवाले से तो सख्त फैसले किए हैं, मगर मुल्क की दूसरी अदालतों में भी मुकदमात निपटाने की रफ्तार तसल्ली बख्श नहीं है। कई हाई कोर्ट्स में जजों की असामियां खाली हैं। कत्ल केस की अपीलों की बारी आने में ही 6-6 साल लग जाते हैं। सिंध के इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में भी 2500 से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। शुरू करते हैं अदालत आलिया से, जहां इस्लामाबाद के सिवा किसी भी हाई कोर्ट में इस वक्त जजों की तमाम असामियां मुकम्मल नहीं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की 12 में से 2 पोजीशन खाली हैं। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स में 3-3, जबकि लाहौर हाई कोर्ट की 60 असामियों में से 20 खाली हैं। वैसे तो हाई कोर्ट कवानीन के मुताबिक कत्ल के केस की अपील 6 हफ्ते के अंदर सुननी लाजमी है, लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि अपीलों की बारी 6-6 साल तक नहीं आती। लो कोर्ट्स के जो फैसले होते हैं, मेरे मुशाहिदे में मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 90% फैसले टर्न डाउन हो जाते हैं हाई कोर्ट से। यानी कि किसी को सजाए मौत दिया, हाई कोर्ट उसको बरी कर देती है, तो वो बरीयत जो 6 हफ्ते बाद होनी चाहिए थी वो 5 साल बाद अगर होगी तो उस बंदे के 5 साल कौन वापस करे। ऐसा ही कुछ हाल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का भी है, जहां सिंध की 42 अदालतों में 2500 से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। कराची जैसा शहर जहां पे 2.5 करोड़ की आबादी है और मातहत अदालतों में बमुश्किल 150 जजेस हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मसला है। एक जज के पास 60 से 70 मुकदमात जब लगते हैं, 2.25 लाख के करीब मुकदमात तो कम से कम मातहत अदालतों में हैं, और इसके अलावा जो 70,000 के करीब मुकदमात सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। चीफ जस्टिस खोसा के ज़माने में मॉडल अदालतें बनाकर मुकदमात निपटाने की रफ्तार में इजाफा तो हुआ, लेकिन 8 साल कबल बनाई गई कौमी जुडिशल पॉलिसी पर आज भी अमल दरामद नामुकम्मल है। सियासी मैदान से खबर यह है कि पीपल्स पार्टी की नाराजगी ने काम कर दिखाया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने जाले चेयरमैन बिलावल भुट्टो को टेलीफोन करके कुल जमाती कॉन्फ्रेंस पर मुशावरत की। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं जितनी चाहें कॉन्फ्रेंसेस बुला लें, हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। लाहौर से मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। शरीफ का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन, आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की, APC के नुकात पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान राब्ते में बिलावल भुट्टो ने भी शहबाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया और उनके लिए खैरसगाली के जज्बात का इजहार किया। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने राब्ते पर रद्द अमल देते हुए कहा कि गैर मुतहिदा ओपोजिशन जितनी मर्जी एड़ियां रगड़ ले, हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल जरदारी साहब की कहानी भी एक है और गम भी एक है। कहानी करप्शन की है और गम एहतसाब का है, और मज़ेदार बात यह है कि दोनों तरफ बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड है। वजीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि ये जितनी मर्जी APC बुला लें, इनकी जान छूटने वाली नहीं, इन्हें करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर।
और अब जिक्र मौसम का। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन पानी जमा होना शुरू हो चुका है। इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ से। अली हफीज़, बताइएगा किन किन इलाकों में बारिश हुई अब तक? जी बिल्कुल, कुछ देर की बारिश हुई थी। नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, FB एरिया, नॉर्थ अहमदाबाद, बंस रोड, आई चंडीगढ़ रोड सदर में। उसके बाद जो अहम शारा हैं, ख़ास तौर पे एमेजन रोड है, न्यू पेडी स्ट्रीट है, शारा पाकिस्तान है, केडी चुरंगी की तरफ जो है पानी जो है वो जमा हो चुका है। अगर हम बात करें कराची वाले मौसम को एंजॉय करने के लिए घर से निकलें तो ये बात याद रखें कि शहर कराची के जो है 38 बड़े जो KMC के नाले हैं उसमें कचरा है वो चौक हो चुके हैं। छोटे नाले जो DMCs के हदूद में आते हैं वो भी चौक हैं। तो बरसाती पानी की निकासी नहीं होगी। यही वजह है कि बरसाती पानी जो है अहम शहरों पर जमा होना शुरू हो गया है। तो सूरत हाल रैन अमन सिंह दावे जो है कुछ मिनट की बारिश ने उसके दावों की कली भी खोल दी है, लेकिन मौसम खुशगवार है। कराची वाले ख्याल करें, खास तौर पे जो इलेक्ट्रिक के पोल्स हैं उनसे दूर हैं, उनको भी एहतियात करें। बिल्कुल एंजॉय जरूर करें, लेकिन एहतियाती तदाबीर को भी देखें। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अली हफीज़। बारिश के बाद हस्बे मामूल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची के बेशतर इलाके ऐसे हैं जो कि अंधेरे में डूब गए हैं। बारिश के चंद कतरे जिसने के इलेक्ट्रिक का पोल खोलकर सामने रख दिया। शाह फैसल कॉलोनी और सदर में बिजली गायब हो गई है। इसके साथ ही साथ लांठी, कयूमाबाद, सरजानी, खुदा की बस्ती में बिजली नहीं है। नॉर्थ नाज़िमाबाद, FB एरिया, आयशा मंजिल, करीमाबाद में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। शहरी परेशान है कि आखिर ये बिजली कब आएगी। के इलेक्ट्रिक की शहरियों से एहतियात बरतने की अपील भी की गई है। और के इलेक्ट्रिक के तार बारिश के चंद कतरे बर्दाश्त न कर सके। कारसाज के करीब मोटरसाइकिल सवार पर बिजली के तार मौत बनकर गिर पड़े। करंट लगने के दीगर वाकयात में मजीद 4 अफराद जान से गए। सऊद बिन मुर्तदा की रिपोर्ट। उसके अंदर ब्लास्ट हुआ है जिसमें से तारे जो है जमीन पे गिरी है, तो तारे जो है बाइक वाले के ऊपर गिरी है और बाइक वाला अचानक से गिर के तड़पना शुरू हो गया। कराची वालों की जेबों से अरबों रुपए निकलवाने वाली के इलेक्ट्रिक, जिसका निजाम बारिश के चंद कतरे बर्दाश्त न कर सका और नतीजा ये निकला। मोटरसाइकिल सवार 60 साल रफीक कारसाज के करीब से गुजर रहा था कि के इलेक्ट्रिक का तार मौत बनकर गिर पड़ा। चाचा थे उमर रसीदा, वो बाइक से आ रहे थे, तारे एकदम से ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट जब हुआ चाचा ने देखा तो ऊपर से उनके तारें आगे गिरी। लोगों ने शिकायत की कि के इलेक्ट्रिक का अमला जाए हादसा पर देर से पहुंचा, जबकि वहां पहुंचने वाले के इलेक्ट्रिक के ऑफिसर का कुछ और ही कहना था। बहुत देर से लाइट बंद की, वो बंदा बच सकता था। पूरा शटडाउन अरेंज करना पड़ता है, जाहिर सी बात है। मैंने पूछे पूरा एरिया बंद करा है, तो इमरजेंसी जैसे ही कॉल पहुंची है फौरन फीडर ऑफ हो गया। दूसरी जानिब मॉडल कॉलोनी, करीमाबाद, नागन चौरंगी में बैंक और घर में करंट लगने के वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। के इलेक्ट्रिक के मामलात पर वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब पर तनकीद हुई तो उन्होंने कौमी असम्बली में वजाहत पेश की। कहा कि इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट इजाफी बिजली, गैस और फर्नेस ऑयल दे दिया, मगर इदारे के पास गुंजाइश ही नहीं। हमने उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को भी लिया। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त के इलेक्ट्रिक को 100 MMCFD मजीद गैस दे रही है। 30,000 टन RFO उनको लोन पे हम लोगों ने के इलेक्ट्रिक को दे दिया। 100 मेगावाट हमने नेशनल ग्रिड से उनको दिया है, और उनका वो सिस्टम अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, वो ले नहीं सकता वो बिजली। के इलेक्ट्रिक या वो सिस्टम बना होता तो नेशनल ग्रिड से हम लोग दे सकते। मसला ये आ रहा है जनाब चेयरमैन के इलेक्ट्रिक ने वो सिस्टम नहीं बनाए, ग्रिड स्टेशन नहीं बनाए कि वो बिजली ले सके। कॉमन डिलीवरी पॉइंट उनके 2 बनते हैं, कराची ईस्ट पे और वेस्ट पे। हमने उनको फोर्स किया है वो बनाएंगे, और ये 2022 तक उनकी ये स्टेशन बनेंगे, ग्रिड स्टेशन। ये 2022 के बाद उनका कोई ये इशू ना आए। कराची की आवाम की जो मुश्किलात हैं उसको कम किया जाए। वहाँ पे तो सूबाई हुकूमतें वावेला इन्होंने किया हुआ है। जो गटर्स आपके बंद होते हैं वो किसकी जिम्मेदारी है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध की है। क्यों नहीं उसको साफ करते, उस पर क्यों नहीं कंट्रोल करते? ये सियासत छोड़ें। आपकी हुकूमतें रही हैं के इलेक्ट्रिक, आपने क्यों नहीं ये कॉमन डिलीवरी पॉइंट बनाए? खबरों में आगे देखिए बड़े दिल वाला। अब उस शख्स को याद करते हैं जिन्होंने ऐसे हज़ारों बेकसों की मदद की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्दुल सत्तार ईदी की, जिन्हें दुनिया से रुखसत हुए 4 साल हो गए। खादिम इंसानियत की बरसी पर कुरान ख्वानी और दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। लावारिस मैयतों की तदफीन, बेसहारा लोगों के लिए साइबान,
गरीब और नादिर लोगों के पेट भरने का मिशन शुरू करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी साल 1928 में भारतीय गुजरात में पैदा हुए। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कराची मुंतकिल हुए और 1951 में ईदी फाउंडेशन के नाम से फलाही काम की बुनियाद रखी। इब्तिदाई तौर पर गरीबों के इलाज के लिए एक एम्बुलेंस के साथ एक डिस्पेंसरी खोली, जिससे जख्मियों और मरीजों को मुफ्त अस्पताल मुंतकिल करना शुरू किया। ईदी फाउंडेशन ने मासूम बच्चों की किफालत के लिए यतीम खाने, बुजुर्गों के लिए ओल्ड होम, एम्बुलेंस सर्विस, मैयत रखने के लिए सर्द खाना, जानवरों के लिए अस्पताल भी बनाया। ईदी फाउंडेशन पर लोगों ने भी इतना भरोसा किया कि ईदी ट्रस्ट में लोगों ने दिल खोल के अतियात दिए। 1985 में इन्हें इंसानियत की इस बेलौस खिदमत पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया। अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया और इन्हें कई अवार्ड और एजाजात भी दिए गए। 8 जुलाई 2016 को 88 बरस की उम्र में अब्दुल सत्तार ईदी गुर्दों के मर्ज में मुब्तला होकर कराची में इंतकाल कर गए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन ने कहा है वजीर आजम के करीबी साथी ही वजारत उस्मा के ख्वाहिशमंद है। जब खान साहब के मुंह से -1 निकले तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इमरान खान के साथ ये हो रहा है कि उसके साथ बैठने वाला जो है वो उसकी जगह पे आना चाहता है। खान साहब ने इत्मीनान कर लिया है इन लोगों पे जो उनके साथ बैठे होते हैं। वो लोग खान साहब से मुखलिस नहीं है। मैं मासिस का बंदा हूँ, मेरी बातें खुदा की कसम खान साहब पे तंज नहीं है। ब्यूरोक्रेसी कैसे आपको फेल कर रही है, लेकिन उसमें कसूर ब्यूरोक्रेसी का नहीं है, उसके में कसूर इन वजीरों का है जो अपने हल्के के काम करवा के उनको काना कर लेते हैं, फिर वो जो गलत काम करेगी उन्हें सीधा नहीं कर सकते। इस वक्त मुल्तान में जितनी करप्शन हो रही है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई। और उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो शाह महमूद कुरैशी है। साजिश तो बहुत छोटा लफ्ज है, आप कोई बड़ा लफ्ज ढूंढें, ये तो बर्बाद करेंगे खान साहब को। अगर खान साहब से मुखलिस होते तो आज -1 की बात करते खान साहब। समथिंग फिशी इज देयर, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग इज बीन कुक्ड। कुछ बातें हम माइक पे नहीं कर सकते, आप जानते हैं कुछ तो हो रहा है। लेकिन मुझे ये यकीन है कि हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो एक ऑनेस्ट, खरा और सच्चा बंदा है। ये मिशन जो इमरान खान लेके फिर रहा है वो उसको कामयाब करना चाहता है, और शायद इसी वजह से इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक पेज होने की वजह से ये माइनस वाला मिशन फेल होगा। तो ये बताएं, जो उन्होंने अभी तकरीर की है असम्बली में शाह साहब, कभी जिंदगी में ऐसी की है? मैं तो उस तकरीर को चोर की दाढ़ी में तिनका कहूँ। नून लीग के कुछ MNAs जी मुझे पता है, 6 MNAs मिले हैं वजीर आला साहब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वफाकी वज़ीर अली जैदी पर तनकीद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, लगता है मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए JIT को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। अली जैदी की बात ना करें, उसको लोग गेट पे चीज़ें दे जाते हैं अनसाइंड। रात को आता है कोई मोटरसाइकिल पे, उसको दे जाता है कागज़, और अगले दिन से वो उसको पुरानी सहीफा मान के और सबको आप लोगों को बताते हैं। इतनी गैर जिम्मेदारी इतने इम्पोर्टेंट केस पे कोई नहीं करता। मुझे लगता ये है कि जो मुल्जिमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर नहीं, और कोई वजह नहीं समझ आती। 7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल JIT होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। कोर्ट में भी वही JIT जमा कराई गई थी जो वो दे रहा है, जो जिसमें CID लिखा है, CTD नहीं लिखा। में लॉ डिपार्टमेंट ने उन्होंने एडवाइस ये किया था कि आप JITs रिलीज ना करें। हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आया, फिर मैंने एडवोकेट जनरल से उनसे बात की, उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमें ये रिलीज करनी पड़ेगी। अगर ये पहले बता देता ना कि मोटरसाइकिल पे कोई दे गया है तो शायद हम रिलीज नहीं करते, फिर हम सिर्फ हंसते। पीपल्स पार्टी नजरियाती पार्टी है। जियाउल हक ने इसको खत्म करने की कोशिश की, नहीं हुई। मुशर्रफ ने खत्म करने की कोशिश की, नहीं हुई। तो ये लोग क्या बेचते हैं? वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में सितंबर के पहले हफ्ते में SOPs के साथ स्कूल खोलने पर इत्तफाक हो गया है। हतमी फैसले के लिए अगस्त के आखिरी हफ्ते में दोबारा इजलास बुलाया जाएगा। फरा रब्बानी रिपोर्ट करेंगी। कोरोना की वबा के बाईस 16 मार्च से बंद तालीमी इदारे खुलने के इम्कानात रोशन। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत कॉन्फ्रेंस। चारों सूबों के साथ आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम की भी शिरकत। सितंबर के पहले हफ्ते में SOPs के तहत स्कूल खोलने की तजवीज सामने आई तो तमाम शुरका ने हाँ कर दी। तालीमी इदारों के बंद दरवाजे खुलने की उम्मीद, बच्चे तो जैसे इस खबर के ही मुंतजिर थे। बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे
दिल कर रहा था अभी बस्ता उठा के चले जाएं स्कूल। वालिदैन ने भी हुकूमती तजवीज़ की हिमायत कर दी। पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हैं और बच्चे भी अंदर रह के तो तकरीबन वो मरीज बन चुके हैं। वफाकी वजीर तालीम ने बताया स्कूल्स खोलने के हतमी फैसले से पहले कोरोना की ताज़ा सूरत हाल को मद्देनजर रखने के साथ वजारत सेहत की राय भी जरूर लेंगे। तालीमी सरगर्मियों की मुकम्मल बहाली से पहले वकला और चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत दीगर प्रोफेशनल शोबों के इम्तिहानात जारी रहेंगे। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने सितंबर तक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के सदर मलिक अबरार का कहना है कि तालीमी इदारे फौरी तौर पर ना खोले गए तो मुश्किलात का शिकार इदारे मुकम्मल बंद हो जाएंगे। उनका कहना था कि गैर मंतकी फैसलों ने मसाइल को मज़ीद उलझा दिया है। जब SOPs के तहत ही तालीमी इदारे खोलने हैं तो इंतजार क्यों किया जा रहा है। लाहौर में गलत पार्किंग से मना करने पर खातून ने ट्रैफिक वार्डन को थप्पड़ दे मारा और संगीन नताइज की धमकियां देती रही। जहांगीर खान अपनी रिपोर्ट के साथ। ये मनाजिर हैं गुलबर्ग के, जहां सरफिरी खातून ने कानून का मजाक बना दिया। देख के दिखा मुझे लेडीज कांस्टेबल, मैं अभी कॉल करती हूँ लेडीज कांस्टेबल। हाँ मैं अभी कॉल करती हूँ, किसको करती हूँ ये तुम सोच करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई के मुंह पे क्या कर लो, क्या कर लो, क्या कर लो। खातून ने पहले तो गलत पार्किंग की, जब वार्डन ने रोकने की कोशिश की तो उससे उलझ पड़ी। संगीन नताइज की धमकियां देते हुए वायरलेस सेट भी छीनने की कोशिश की। बात बढ़ी तो खातून ने 2 थप्पड़ भी दे मारे। लोगों की भीड़ देखकर खातून मौके से निकल गई। थाना गुलबर्ग में वार्डन फुरकान अली की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने गाड़ी ट्रेस करके कब्जा में ले ली है। खातून की शनाख्त रईसा मसूद के नाम से हुई है और वो गार्डन टाउन की रिहायशी है। हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।